नमस्कार, मैं आरपी सिंह। आज हम बात करेंगे संज्ञानात्मक या संज्ञानात्मक श्रेणी के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के बारे में। दोस्तों, संज्ञानात्मक श्रेणी का एक सिद्धांत हमने इससे पहले पढ़ा था, गेस्टाल्टवादी अधिगम का सिद्धांत, जहां भी संज्ञान की बात की जाती थी और उसको ज्ञानात्मक श्रेणी में रखा गया था। ज्ञानात्मक श्रेणी में ही दूसरा सिद्धांत है हमारा ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी, सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत या फिर सामाजिक अधिगम सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। दोस्तों, एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं अल्बर्ट बांडुरा, कनाडा के रहने वाले हैं। कनेडियन साइकोलॉजिस्ट अल्बर्ट बांडुरा का कहना यह है कि बच्चों के सीखने के लिए केवल उद्दीपक अनुक्रिया नहीं होती हैं, अंतर्दृष्टि ही नहीं होती हैं। इसके अतिरिक्त बच्चा जिस परिवेश में बड़ा होता है, जिस वातावरण में, माहौल में, समाज में विकसित होता है, इस समाज में भी वह कई चीज़ों को देखता है। उन चीज़ों को देखकर उनका अनुकरण करता है और अनुकरण करते हुए उन चीज़ों को अपने व्यवहार में उतारता है। स्वयं भी ऐसी ही अनुक्रियाएं करता है। इस प्रकार भी बच्चा सीखता है। तो क्योंकि बच्चा समाज में जो चीज़ें प्रक्षेपित हो रही हैं उसके प्रक्षेपण से सीखता है, इसलिए इसको प्रक्षेपण का सिद्धांत भी कहा जाता है। समाज में मिलने वाली विभिन्न परिस्थितियों के माध्यम से, समाज में दिखने वाली चीज़ों के माध्यम से सीखता है, इसलिए सामाजिक अधिगम सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। चीज़ों को अवलोकन करके देखता है, अवलोकन करके सीखता है, इसीलिए अवलोकन सिद्धांत भी इसको कहते हैं। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी भी इसको कहते हैं। अनुकरण करके भी सीखता है, इसीलिए इमिटेशन थ्योरी या अनुकरण सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। और क्योंकि यह संज्ञान में समाज के परिदृश्यों को बनाता है, इसलिए सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। दोस्तों, यहाँ पर बच्चा जो है समाज में, परिवेश में जो चीज़ें होती हैं उनको मॉडल के रूप में देखता है, इसलिए मॉडलिंग थ्योरी भी इसको कहा जाता है। तो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट या कनाडा के साइकोलॉजिस्ट अल्बर्ट बांडुरा ने। आप कई बार देखते हैं कि समाज में जैसे किसी अच्छी फैशन डिजाइनिंग कंपनी को अपने कपड़े बेचने होते हैं, तो वो क्या करते हैं, सुंदर युवतियों को लेकर आते हैं जिनकी कदकाठी सुंदरता होती है, या फिर सुंदर युवकों को लेकर आते हैं जिनकी लंबाई अच्छी होती है, दिखने में स्मार्ट होते हैं, और उनको अपने द्वारा बनाए हुए कपड़े पहनाकर मॉडलिंग करने के लिए बोलते हैं। फैशन शोज आयोजित करते हैं। उनको हमारे युवा देखते हैं, फैशन शो को देखते हैं, मैगजीन्स में देखते हैं, मूवीज़ में देखते हैं, और देखने के बाद वो क्या महसूस करते हैं कि मुझे भी इनके जैसा दिखना है, इसीलिए मुझे अमुक कपड़े पहनने हैं। इस प्रकार किसी भी, चाहे कपड़ों को बेचना हो, चाहे मोबाइल को बेचना हो, रिस्ट वॉचेस को बेचना हो, किसी भी चीज़ को किसी मार्केटिंग कंपनी को बेचना हो, तो इस तरह के मॉडल बाजार में प्रस्तुत करते हैं। विज्ञापनों के माध्यम से मॉडल्स को उतारते हैं और उनको देखकर हम लोग उनका अनुकरण करते हैं, उन चीज़ों को अपनाते हैं। इस प्रकार से चीज़ों को देखकर अनुकरण करके समाज में विभिन्न परिस्थितियों से हम सीखते हैं और बालक भी इसी प्रकार से सीखता है। तो एक सामान्य प्रक्रिया है समाज में दिखने वाली चीज़ों को अनुभव के रूप में हासिल करना या समाज में होने वाली चीज़ों को सीखना, एक सामान्य प्रक्रिया है, दैनिक जीवन में लगातार चलती रहती है। बांडुरा ने इसी प्रोसेस को अधिगम के साथ जोड़ते हुए अधिगम के सिद्धांत के रूप में प्रतिपादित करने के लिए एक प्रयोग किया, और प्रयोग के बाद सिद्ध किया कि अनुकरण के द्वारा हम सीखते हैं, और इसे उसने कहा सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, ऑब्जर्वेशनल थ्योरी ऑफ लर्निंग, सोशल थ्योरी ऑफ लर्निंग, SLT भी इसको कहा जाता है। तो देखिए, मिलते हैं बांडुरा से। ये अल्बर्ट बांडुरा जी हैं जो अमेरिका के रहने वाले हैं, कनाडा के हैं, और अमेरिका के साइकोलॉजिस्ट, कनेडियन साइकोलॉजिस्ट अल्बर्ट बांडुरा ने सीखने के लिए समाज में दिखने वाली परिस्थितियों को, समाज के अवसरों को, समाज की चीज़ों को जिम्मेदार माना है। इसलिए उन्होंने कहा सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, सोशल लर्निंग थ्योरी, सोशल लर्निंग थ्योरी। इसको SLT भी कहा जाता है, SLT, सोशल लर्निंग थ्योरी। सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत, सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत इसलिए कहते हैं कि समाज में जो चीजें हैं, समाज में जो परिस्थितियां हैं, उनको बालक या कोई भी प्राणी अपने संज्ञान में बनाता है। तो समाज की चीजों को, समाज की परिस्थितियों को संज्ञान में बनाते हुए सीखता है, इसीलिए सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत, सोशल कोग्निटिव थ्योरी, सोशल कोग्निटिव थ्योरी भी इसको कहा जाता है।
कौन सी थ्योरी? सोशल कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट है प्रेक्षणात्मक सिद्धांत। प्रेक्षणात्मक सिद्धांत का मतलब समाज में जो परिस्थितियां हैं, चीजें हैं, विषय वस्तुएं हैं, वो प्रक्षेपित होती हैं। किस पर प्रक्षेपित होती हैं? व्यक्ति पर प्रक्षेपित होती हैं, और हमारे ऊपर प्रक्षेपित होने से हम उन चीजों को आत्मसात करते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, व्यवहार में बदलाव लाते हैं। इसलिए कहलाता है प्रेक्षणात्मक सिद्धांत। प्रोजेक्शन या प्रोजेक्टिव थ्योरी भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट है अवलोकनात्मक सिद्धांत। अवलोकन होता है ऑब्जर्वेशन। हम चीजों को अवलोकन करते हुए सीखते हैं, ऑब्जर्वेशन के द्वारा सीखते हैं, इसलिए सिद्धांत अवलोकन सिद्धांत भी कहलाता है। अनुकरणात्मक सिद्धांत, इमिटेशन या इमिटेटिव थ्योरी भी इसको कहा जाता है, क्योंकि अनुकरण करते हैं। किसका अनुकरण करते हैं? समाज में जो चीजें दिखती हैं, समाज में जो मॉडल्स दिखते हैं, उनका अनुकरण करते हुए सीखते हैं। और क्योंकि अनुकरण करते हैं किसका? जो चीजें समाज में उपलब्ध हैं उनका अनुकरण करके सीखते हैं, इसलिए मॉडल थ्योरी भी इसको कहा जाता है। मॉडल थ्योरी भी इसको कहा जाता है। मॉडलिंग या मॉडल थ्योरी भी इसको कहा जाता है, जहां पर हम समाज में विभिन्न मॉडल्स के द्वारा, समाज में उत्पन्न परिस्थितियों के द्वारा, समाज में दिए हुए उद्दीपकों के द्वारा, मॉडल्स के द्वारा हम सीखते हैं। तो इस प्रकार से इस सिद्धांत के कई सारे नाम हुए जो कहीं ना कहीं समाज के साथ, समाज में उपलब्ध परिस्थितियों के साथ में जुड़े हुए हैं। दोस्तों, कनाडा अमेरिका के मनोवैज्ञानिक अल्बर्ट बांडुरा ने सामाजिक परिस्थितियों व परिवेश के में अभिप्रेरणा कारकों व स्वनियंत्रण तंत्र को व्यक्ति के व्यवहार के लिए उत्तरदायी माना है। देखो, दो चीजें हैं यहाँ पर। पहली चीज क्या? सामाजिक परिस्थितियों व परिवेश में अभिप्रेरणात्मक कारक, मोटिवेशनल फैक्टर्स। एक चीज तो ये क्या? मोटिवेशनल फैक्टर्स। दूसरा क्या है? स्वनियंत्रण तंत्र, सेल्फ कंट्रोल्ड सिस्टम। देखो, दो चीजें हैं। पहली चीज क्या? मोटिवेशनल फैक्टर्स का मतलब ऐसे फैक्टर्स, ऐसे तत्व, ऐसे कारक जो परिवेश में, समाज में, बाहरी वातावरण में उपलब्ध हैं और हमें किसी भी काम को करने के लिए मोटिवेट करते हैं, उन्हें कहा जाता है मोटिवेशनल फैक्टर्स। क्या क्या है इसमें? सामाजिक परिस्थितियां हैं जो हमारे परिवेश में उपलब्ध होती हैं। तो ये तो बाहर से मिल रही हैं। अब इन बाहर से मिलने वाली चीजों को, बाहर से मिलने वाले मोटिवेशनल फैक्टर्स को हम हमारे मस्तिष्क में धारण करते हैं, और धारण करने के बाद हम उनको सीखते हैं या उनके अनुसार अनुकरण करके ऐसा व्यवहार करते हैं। यह अनुकरण करना, सीखना और उसके अनुरूप व्यवहार करना किस पर डिपेंड करता है? यह डिपेंड करता है स्वनियंत्रण तंत्र पर, सेल्फ कंट्रोल्ड सिस्टम पर। किसका सेल्फ कंट्रोल? हमारा स्वयं का सेल्फ कंट्रोल। जैसे एक बालक ने देखा कि बड़ा बालक छोटे बालक की पिटाई कर रहा है, जो तीसरा बालक दोनों को देख रहा है, एक को पिटते हुए, एक को पीटते हुए। जरूरी नहीं है कि वो भी अपने से छोटे बालक को जाके पीटता है कि नहीं पीटता है, उस परिस्थिति को देख के सीखता है कि नहीं सीखता है, अनुकरण करता है कि नहीं करता है, वैसा ही बिहेवियर करता है कि नहीं करता है। ये सारी की सारी चीजें किस पे डिपेंड करती हैं? उस अवलोकन करने वाले बालक के नियंत्रण तंत्र पर, सेल्फ कंट्रोल्ड सिस्टम पर। तो समाज तो सभी चीजों को सभी पर बराबर या समान रूप से प्रक्षेपित करता है। एक बड़ा सा पिक्चर दिख रहा है होर्डिंग में, वो सबको बराबर दिख रहा है, सबके ऊपर समान रूप से प्रक्षेपित हो रहा है, लेकिन कोई उसको फॉलो करता है, कोई फॉलो नहीं करता है, कोई उसको किस नजर से देखता है, कोई किस नजर से देखता है, कोई किस तरीके से अनुकरण करता है, दूसरा किसी अलग तरीके से अनुकरण करता है। तो ये सारा का सारा सिस्टम किस पे डिपेंड करता है? हमारे स्वयं के या बालकों के या शिक्षार्थी के सेल्फ कंट्रोल्ड तंत्र पर, स्वनियंत्रण तंत्र पर। तो दो चीजें हो गई। एक हो गई बाहर से मिलने वाली परिस्थितियां जिन्हें मोटिवेशनल फैक्टर्स कहते हैं, दूसरी हो गई सेल्फ कंट्रोल सिस्टम जो हमारा इंटरनल होता है, हम खुद के द्वारा चीजों को कंट्रोल करते हैं। इन दोनों चीजों को किसने महत्व प्रदान किया दोस्तों? अल्बर्ट बांडुरा ने। किसमें?
ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी में इन्होंने महत्व प्रदान किया है। आगे चलते हैं। बांडुरा के अनुसार किसी भी बालक के अधिगम हेतु सामाजिक घटनाओं का अनुकरण उत्तरदायी माना जाता है। बांडुरा क्या कहते हैं अपनी थ्योरी में कि बालक जो कुछ भी सीखता है उसके सीखने के लिए समाज में होने वाली घटनाएं जिम्मेदार होती हैं। बालक उनका अनुकरण करता है और अनुकरण के द्वारा ही चीजों को सीखता है। यह थ्योरी बहुत सटीक थ्योरी है, मोस्ट प्रोबेबली यह लागू भी होती है। प्रारंभ में तो इस थ्योरी को बहुत महत्व दिया गया था। व्यवहारवादियों ने भी कहीं ना कहीं बाहर के उद्दीपकों को महत्व प्रदान किया था। व्यवहारवादियों ने भी कहीं ना कहीं अनुकरण को महत्व प्रदान किया था और यह भी थ्योरी सामाजिक अनुकरण पे ही बेस्ड है। लेकिन आगे चल के नई थ्योरी जब डेवलप हुई तो यह माना गया कि केवल अनुकरण द्वारा ही बालक नहीं सीखता है, और भी सीखने के पीछे कई सारे कारण होते हैं, रीजंस होते हैं। लेकिन सामाजिक सिद्धांत क्या कहता है, ऑब्जर्वेशनल थ्योरी क्या कहती है कि बालक अनुकरण के द्वारा ही सीखता है। अगला बिंदु है बांडुरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत स्किनर के व्यवहारवादी अधिगम सिद्धांत का विस्तृत रूप है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, स्किनर का व्यवहारवादी सिद्धांत क्या था। स्किनर ने कहा था कि बिना किसी कारण के, बिना किसी उद्दीपक के हम विभिन्न अनुक्रियाएं करते हैं, वेरियस रेस्पॉन्सेस करते हैं, और ये विभिन्न अनुक्रियाएं हमारे द्वारा होती हैं। इनमें से कोई सही अनुक्रिया हो जाती हैं और वह पुनर्बलन प्रदान करती हैं, तो फिर उस पुनर्बलन से क्रियाएं फिर से होती हैं और इस प्रकार विभिन्न क्रियाएं करके बालक सीखता है। तो यहां पर भी क्या हो रहा है, बिना किसी उद्दीपक के, बिना किसी कारण के व्यक्ति अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से अनुक्रियाएं करता है। इसी तरीके से बांडुरा का सिद्धांत भी क्या कहता है कि समाज में जो विभिन्न परिस्थितियां हैं, मिलने वाले वातावरण हैं, चीजें हैं, उनका बालक अपनी स्वेच्छा से अनुकरण करता है, अपनी मर्जी से अनुकरण करता है। उसके ऊपर कोई उद्दीपक नहीं होता, कोई बाउंडेशन नहीं होती है, स्वेच्छा से अनुकरण करता है और फिर उसके अनुसार से अनुक्रियाएं करता है। तो कहीं ना कहीं स्किनर के व्यवहारवादी अधिगम के सिद्धांत की ही विस्तृत व्याख्या समाज के रूप में, समाज में अनुकरण के रूप में, स्वेच्छा से अनुकरण करने के रूप में, अनुक्रिया करने के रूप में अल्बर्ट बांडुरा ने इसको प्रतिपादित किया है। इसलिए कहा गया है कि अल्बर्ट बांडुरा का जो सामाजिक अधिगम सिद्धांत है, ये स्किनर के क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का विस्तृत रूप माना जाता है। अब देखो, अगर हम बालक के साथ इस बात को तय कर लेते हैं, इस बात को मान लेते हैं कि समाज में जो घटनाएं हैं, जो परिस्थितियां हैं, जो उद्दीपक है, उनको देखकर बालक अनुकरण करता है और उससे ही सीखता है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यह करना पड़ेगा कि इस तरह की परिस्थितियां, इस तरह की घटनाएं बालक के सामने रखनी होगी जो अनुकरणीय हो, और ऐसी घटनाओं, परिस्थितियों से बालकों को बचाना होगा जो अनुकरणीय नहीं हो। इस चीज को सिद्ध करने के लिए बांडुरा ने एक प्रयोग भी किया। बांडुरा क्या कहते हैं कि जो समाज में देखकर समाज की मान्यताओं के अनुरूप अनुक्रियाएं होने लगती हैं, वह अनुकरणीय क्रियाएं कहते हैं, और जो समाज में होने वाली घटनाओं के अनुसार अनुकरण योग्य नहीं होती हैं, अर्थात जो समाज में जिनको मान्यता प्राप्त नहीं होती हैं, अनैतिक होती हैं, जिनको न्याय संगत नहीं माना जाता है, उन्हें अनुकरणीय घटनाएं, अनुकरणीय कहा जाता है। तो यदि बालक समाज में उचित घटनाओं को घटित होते हुए देखता है और उचित अनुकरण करता है तो उचित अनुकरण कहेंगे, तथा अनुचित घटनाओं को घटित होते हुए देखता है और अनुचित अधिगम करता है। तो दोनों चीजें हैं यहां पर कि बालक उचित अधिगम करें या अनुचित अधिगम करें, उचित अनुकरण करें या अनुचित अनुकरण करें, इसके लिए कौन जिम्मेदार, इसके लिए समाज में होने वाली घटनाएं जिम्मेदार। अगर वह अनुचित हैं तो बालक अनुचित अनुकरण करेगा, और वे उचित हैं तो बालक भी उचित अनुकरण करेगा। इसीलिए सीखने सिखाने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका को महत्व प्रदान किया गया है कि शिक्षक के द्वारा किया जाने वाला व्यवहार अगर अनुकरणीय है, उचित है, तो बालक का व्यवहार भी उचित बनेगा, अनुकरणीय बनेगा, और अगर यह व्यवहार अनुचित है, अनुकरणीय नहीं है, तो संभवतः बालक का व्यवहार भी अनुचित ही बनेगा और अनुकरणीय होगा, क्योंकि अनुचित है। चलिए, इसके अलावा बांडुरा ने क्या किया, इस चीज को सिद्ध करने के लिए समाज के प्रोजेक्टिव बिहेवियर को समझाने के लिए एक प्रयोग किया। अपने प्रयोग को बांडुरा ने 3 चरणों में किया। 3 चरणों में करने के लिए बांडुरा ने एक 5 मिनट की फिल्म बनाई। कितने मिनट की? 5 मिनट की एक फिल्म बनाई, और इस फिल्म को बच्चों के एक समूह को दिखाया।
एक 5 मिनट की फिल्म बच्चों को दिखाई, ठीक है, पहली चीज। और इस फिल्म को 3 समूह में बच्चों को दिखाया, समूह में बच्चों को दिखाया, समूह में बच्चों को दिखाया। तीसरी चीज, 3 चरणों में इसको पूरा किया, 3 चरणों में। तो 3 तथ्य यहां पर आ जाते हैं। देखो पहला तथ्य क्या है यहां पर, पहला तथ्य है कि 5 मिनट की एक फिल्म के द्वारा उसने अपने प्रयोग को पूरा किया। दूसरा, समूह में बच्चों को विभाजित किया और फिर उनको बच्चों को एक फिल्म दिखाई। ये कितने चरणों में थी, ये फिल्म थी 3 चरणों में। तो ये जो प्रयोग है, इस प्रयोग को भी 3 चरणों में ही करना कहा गया है। एक बार पूछा भी गया था बांडुरा का प्रयोग कितने चरणों में होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 3 चरणों में। अब देखो ये कैसे हुआ। यहां पर बांडुरा ने क्या करा, एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए 20 बालक हैं, 20 बालकों का एक समूह है, 20 बालकों का एक समूह है। इस समूह को उसने 3 भागों में बांटा, 3 भागों में बांटा और उनको 3 अलग अलग फिल्में दिखाई। देखो कैसे, मान लीजिए पहले 10 बालक हैं, पहले 10 बालकों को इसका पहला पार्ट दिखाया फिल्म का। इस पहले पार्ट में क्या दिखाता है बांडुरा, पहले पार्ट दिखाया, अगले 5 बालकों को उसने फिल्म का दूसरा पार्ट दिखाया और अगले 5 बालकों को फिल्म का तीसरा पार्ट दिखाया, ठीक है जी। इस प्रकार से उसने 20 बालकों के समूह पर अपना एक प्रयोग किया, कितने पार्ट में, 3 पार्ट्स में। अब देखो इस पार्ट्स में दिखाता क्या है, वो जो पहला पार्ट था यहां पर 10 बच्चों का, इन 10 बच्चों के बालकों को एक फिल्म दिखाई गई। उस फिल्म में एक बालक है जो बहुत शरारती हैं और यह बालक कहां पर है, एक बड़ा सा कमरा है, उस कमरे में कई सारे खिलौने रखे हुए हैं। उस खिलौने वाले कमरे में एक किशोर बच्चा जाता है, एक बालक जाता है जो आपको दिखाई दे रहा है, यह वाला बालक इस तरह का, वो जाता है और वहां रखे हुए खिलौनों के ऊपर बहुत क्रोध के साथ में देखता है, बहुत गुस्से के साथ में देखता है और गुस्से के साथ में देखने के बाद उनको वो तोड़ना शुरू करता है। तभी उसको वहां पर एक बड़ा सा खिलौना दिखाई देता है, बड़ा सा खिलौना जो आप देख पा रहे हैं। इस बड़े से खिलौने को क्या कहते हैं, इसको उसने नाम दिया जीवित जोकर। इस बड़े से खिलौने को उन्होंने नाम दिया जीवित जोकर, जीवित जोकर। जीवित जोकर, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं बोबो डॉल, बोबो डॉल। तो ये जो बोबो डॉल है, मतलब एक बड़ा सा जोकर है जो मरता नहीं है, जीवित रहता है। इसका मतलब क्या हुआ, एक बड़ी सी डॉल होती है, आपने कभी देखा होगा, तो ये इस तरह का बड़ा सा एक डॉल होता है। इस डॉल की संरचना इस तरीके से होती है कि आप इसको कहीं भी किसी भी तरीके से मारिए, ये वापस से अपनी मूल मुद्रा में आ जाता है और ये टूटता नहीं है, गिरता नहीं है। इसका मतलब ये कभी मरता नहीं, इसलिए इसको बोलते हैं जीवित जोकर। तो इस तरह का जो एक खिलौना है, इसको ये बार बार गिराता है, मुक्के मारता है और उसके ऊपर बैठ जाता है अंत में। इस तरह की गतिविधियां इस किशोर की दिखाई जाती हैं, किसको, इस पहले वाले बालकों को। तो यहां पर शरारती बालक को दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं, शरारती बालक को दिखाते हैं। और यह शरारती बालक क्या कर रहा है, शरारतें कर रहा है, ठीक। इतना दिखाने के बाद इन 10 बच्चों को उस फिल्म के उस हॉल में से निकाल दिया जाता है। अब उसके बाद 5 बच्चों को फिर से इस फिल्म का अगला पार्ट दिखाया जाता है। अगले पार्ट में क्या दिखाया जाता है, सेकंड पार्ट में, कि जो शरारती बच्चा था, इस शरारती बच्चे को पुरस्कार मिल रहा है। क्या मिल रहा है, इस शरारती बच्चे को पुरस्कार मिल रहा है और एक प्रौढ़ व्यक्ति आके इसकी प्रशंसा करता है, इसके व्यवहार की प्रशंसा करता है। इन 5 बच्चों को फिर से बाहर निकाल दिया जाता है। अब जो अगला तीसरा समूह है, इस तीसरे समूह को फिल्म का तीसरा पार्ट दिखाया जाता है। इस तीसरे पार्ट में क्या दिखाया जाता है कि जो बच्चा पहले बोबोडोल को तोड़ रहा था, खिलौनों को तोड़ रहा था, बहुत आक्रामक व्यवहार कर रहा था, उस बच्चे को सजा मिल रही है। क्या मिल रही है, सजा मिल रही है। किसके कारण सजा मिल रही है, उसके द्वारा किए गए आक्रामक व्यवहार के कारण उसको सजा मिल रही है।
सजा मिल रही है, इस सजा वाले व्यवहार को बच्चों को दिखाया जाता है। अब देखो 3 समूह में 3 तरह की चीजें बच्चों को दिखाई गई। पहले समूह में 10 बालकों को क्या दिखाया गया? पहले समूह में 10 बालकों को दिखाया गया एक शरारती बालक जो बहुत शरारतें कर रहा है, आक्रामक व्यवहार कर रहा है। दूसरे समूह में दूसरे पार्ट में 5 बालकों को क्या दिखाया गया? इस शरारती बालक को पुरस्कार मिल रहा है, प्रौढ़ व्यक्ति इसके व्यवहार की प्रशंसा कर रहा है। तीसरे समूह में अगले 5 बालकों को क्या दिखाया गया? इस शरारती बालक को सजा मिल रही है और इस सजा के बाद उस व्यवहार को बुरा बताया जाता है, उसकी प्रशंसा नहीं की जाती है। अब ऐसा दिखाने के बाद बांडुरा ने इन तीनों ही समूहों को स्वतंत्र व्यवहार करने के लिए छोड़ दिया और चुपचाप इन पर नजर रखी, ऑब्जर्वेशन किया तो क्या पाया गया? ऐसा पाया गया कि ये जो पहला समूह था 10 बालकों का, इन बालकों ने खिलौनों के साथ शरारत करना शुरू किया और खिलौनों के ऊपर आक्रामक व्यवहार करना शुरू किया और ये उनके ऊपर आक्रामक व्यवहार कर रहे थे। कुछ बच्चे ऐसा कर रहे थे, कुछ बच्चे ऐसा नहीं कर रहे थे। ठीक, दूसरे 5 बच्चों के व्यवहार को देखा गया तो यहां पर क्या देखा गया कि प्रत्येक बच्चा, पांचों के पांचों बच्चे खिलौनों को तोड़फोड़ कर रहे थे और आक्रामक व्यवहार कर रहे थे। ठीक, उसके बाद इस अंतिम समूह को देखा गया तो यहां पर क्या पाया गया कि पांचों के पांचों बच्चे जो हैं ये कोई आक्रामक व्यवहार नहीं कर रहे थे, खिलौनों की तोड़फोड़ नहीं कर रहे थे। इस प्रकार 3 चरणों में बांडुरा ने जो अपना प्रयोग किया, उस प्रयोग के परिणाम स्वरूप बांडुरा ने कहा कि 3 बच्चों के 3 समूहों ने जैसा देखा वैसा ही व्यवहार बाहर समाज में किया और उसने सिद्ध कर दिया कि जो ऑब्जर्वेशन होता है, अनुकरण होता है, उसके द्वारा बालक सीखता है और अपने व्यवहार का निर्माण करता है। ये जो सजा वाले बच्चे थे जिन्होंने सजा वाला सीन देखा था, वो सजा के डर के मारे कोई इस तरह का व्यवहार नहीं कर रहे थे, जबकि ये जो है इन्होंने पुरस्कार देखा था तो ये आक्रामक व्यवहार कर रहे थे। इनमें से कुछ बच्चे आक्रामक थे, कुछ बच्चे आक्रामक नहीं थे। तो क्या सिद्ध हो गया कि बच्चों को जो चीजें दिखाई जाती हैं, बच्चे समाज में जो चीजें देखते हैं वो ऐसा ही व्यवहार करते हैं, ऐसा ही अनुकरण करते हैं। इस प्रकार बांडुरा ने अपने 3 चरणों में किए गए प्रयोग के द्वारा सिद्ध कर दिया कि बालक ऑब्जर्वेशन करते हैं, अनुकरण करते हैं, समाज में दिखने वाली चीजों को आत्मसात करते हैं और इस प्रकार बच्चों में अधिगम होता है। इसलिए सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान बच्चों की इस नेचर को समझने की आवश्यकता है और उनके साथ जब सीखने सिखाने की प्रक्रिया को शिक्षक के द्वारा घटित किया जाए तो ऐसी चीजें बनाई जानी चाहिए जो बच्चों के लिए अनुकरणीय हो, क्योंकि बच्चे जो देखते हैं वैसा ही करते हैं, जो देखते हैं वैसा ही सीखते हैं। इस प्रकार इस सिद्धांत ने बोबोडोल के द्वारा अपने प्रयोग किए, इसलिए इसको बोबोडोल स्टडीज भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? बोबोडोल स्टडीज भी इस सिद्धांत को कहा जाता है। जीवित जोकर अध्ययन भी इस सिद्धांत के प्रयोगों को कहा जाता है। साथियों देखते हैं बांडुरा ने जो प्रयोग किया, उस प्रयोग के आधार पर बच्चों के व्यवहार को 2 भागों में बांटा। कितने भागों में? 2 भागों में बांटा। पहला जो अनुकरणीय है और उचित है, दूसरा जो अनुचित है और अनुकरणीय नहीं है। उचित कौन सा? शरारती बालक को देखकर शरारतें करना तो अनुचित, और शरारती बालक को देखकर शरारतें नहीं करना कौन सा हो गया? उचित हो गया। लेकिन बच्चों को ऐसा पता नहीं होता है। देखिए 2 तरह के व्यवहार कौन से हैं? पहला है अनुकरणीय उचित व्यवहार, जिसका अनुकरण किया जाए और जो समाज में उचित हो। उचित का मतलब क्या है? समाज में जिसको मान्यता मिली हुई हो, उचित हो। हिंसात्मक व्यवहार जो अनुचित है। अनुचित भी किसकी नजर में है? वापस से समाज ही तय करेगा कि उचित है या नहीं है। तो हिंसात्मक अनुचित व्यवहार। देखिए 2 डायग्राम भी मैंने यहां आपके सामने रखे हैं। यहां पर एक बालक दूसरे बालक को देखकर सीख रहा है, कितनी अवधान के साथ, कितनी कंसिस्टेंसी से ये बालक सीख रहे हैं। तो ये तो कौन सा हो गया? ये अनुकरणीय उचित व्यवहार हो गया। यहां पर एक जीभ निकाल रहा है, दूसरा उसको देखकर जीभ निकाल रहा है, तो ये कौन सा हो गया? हिंसात्मक अनुचित व्यवहार हो गया। कई बार हम अपने घरों में बच्चों को देखते हैं, अगर एक बच्चे ने थोड़ा सा
दूसरे बच्चे को डांट दिया, थोड़ा कुछ बोल दिया, तुरंत वो भी वैसा ही करता है और उससे ज्यादा गति के साथ वापस से लड़ाई करता है और दोनों में हिंसात्मक व्यवहार शुरू हो जाता है। यहां पर हुआ ये कि एक बच्चे ने जो किया उसको देखकर दूसरे बच्चे ने उसका अनुकरण किया। ऐसे कई तरह के व्यवहार होते हैं जहां पर बच्चे जो हैं बड़ों का अनुकरण करके सीखते हैं। इस सिद्धांत में प्रेक्षणात्मक सिद्धांत को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है। क्यों महत्व दिया गया है? अब तक हमने जान लिया है कि चीजों को देखकर बच्चा सीखता है, हम जैसा सिखाएंगे वैसा बच्चा सीखेगा। तो शिक्षक होने के नाते कक्षों में हमारा क्या रोल है, हम किस तरह का व्यवहार करें, किस तरह की परिस्थितियों का निर्माण करें जो बच्चों के लिए फ्रूटफुल हो, बच्चों के लिए अनुकरणीय हो। तो प्रेक्षणात्मक अधिगम सिद्धांत का सबसे बड़ा शैक्षिक महत्व यह है कि शिक्षक होने के नाते हम एक मॉडल के रूप में काम करते हैं। किसके रूप में? मॉडल के रूप में काम करते हैं। हमारे द्वारा की जाने वाली गतिविधियों को बालक अनुकरण करता है और वैसा ही वह व्यवहार करता है। हम जो कक्षा में परिस्थितियों का निर्माण करते हैं, हम जो कक्षा में बच्चों के सामने उदाहरण देते हैं, हम जिस तरह की चर्चा करते हैं, जिस तरह की बात करते हैं, उसको बच्चे एज इट इज अनुकरण करते हैं। कई बार देखा गया है कि बच्चे जो है मिमिक्री करने के लिए किसी शिक्षक के अनुसार ही चलते हैं, वैसे ही उसी स्टाइल में बात करते हैं, उसके द्वारा किए जाने वाले तकिया कलामों को वैसे ही वो इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह के हाव भाव भी काम में लेते हैं। तो ये क्या हो रहा है? शिक्षक को देखकर अनुकरण करते हैं। इसलिए शिक्षक होने के नाते हमें आदर्श और उचित व्यवहार करना चाहिए। आदर्श और उचित व्यवहार क्यों करना चाहिए? क्योंकि वह अनुकरणीय है, समाज में उसको मान्यता प्राप्त है। हमें अगर किसी भी तरीके का कोई नेगेटिव व्यवहार हम में है, नेगेटिव आदत हम में है, नेगेटिव टेंडेंसी हमारे पास है, तो एटलीस्ट बच्चों के सामने तो उसको प्रदर्शित कभी भी नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि बच्चे अनुकरण करते हैं, हमारे द्वारा किया जाने वाला व्यवहार बच्चों पर प्रक्षेपित होता है। बांडुरा के द्वारा सुझाए गए इस अधिगम के सिद्धांत का शैक्षिक पक्ष शिक्षक के नाते यही सबसे बड़ा होता है। एक बार फिर देखते हैं, शिक्षक को शिक्षण प्रक्रिया के दौरान ऐसी स्थितियां या मॉडल प्रस्तुत करने चाहिए जिन्हें देखकर या अनुकरण करने बालक में वैसा व्यवहार या अधिगम बन सके। देखो एक डायग्राम भी आप देख पा रहे हैं। एक शिक्षिका जो है बच्चे के सामने फिंगर अपने लिप्स पे रख रही है, बच्चा भी देख के वैसा ही कर रहा है। तो अगर ये मुस्कुराएगी बच्चा भी मुस्कुराएगा, ये डांटेगी बच्चा भी डांटेगा। तो अनुकरण करके यहाँ पर सीखते हैं। इसलिए शिक्षक होने के नाते हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? अनुकरणीय होना चाहिए, समाज में मान्यता प्राप्त वाला होना चाहिए और उचित होना चाहिए। अब बांडुरा ने अपने सिद्धांत के आधार पर 4 ऐसे प्रमुख तत्व दिए हैं जिन तत्वों के आधार पर प्रक्षेपणात्मक जो प्रक्रिया है ये प्रोसेस पूरा होता है। इसलिए इसको बोलते हैं 4 SLT प्रोसेस। SLT का मतलब हो गया सोशल लर्निंग थ्योरी। सोशल लर्निंग थ्योरी, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, सोशल लर्निंग थ्योरी। सोशल लर्निंग थ्योरी SLT। तो सोशल लर्निंग थ्योरी जो है, इस सोशल लर्निंग थ्योरी की जो संपूर्ण प्रक्रिया है उसके 4 स्टेप्स हैं। ये 4 स्टेप्स कौन कौन से हैं और किस तरीके से काम करते हैं एक बार समझते हैं। पहला स्टेप है अवधान, अटेंशन। देखो बहुत सिंपल सी बात है। अवधान पीछे जब हम संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं पढ़ रहे थे तब मैंने आपको बताया था। अवधान का मतलब होता है एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया जिसमें हम विभिन्न उद्दीपकों में से किसी एक का चुनाव करते हैं और चुनाव करके उसके प्रति ही अनुक्रिया करते हैं, यह कहलाता है अवधान। अवधान में एकाग्रता होती है, चुनाव होता है, किसी भी काम को करने की तत्परता होती है। ये सारी की सारी चीजें अवधान में शामिल होती हैं। अगर ये सब हों तो अवधान है, अटेंशन है, नहीं तो वो अटेंशन अवधान नहीं है। और सीखने की प्रक्रिया का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है अवधान या अटेंशन। तो बांडुरा क्या कहते हैं कि जब आप प्रेक्षेपणात्मक अधिगम सिद्धांत की बात कर रहे हैं, अनुकरणीय अधिगम सिद्धांत की बात कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी की बात कर रहे हैं, तो यहां पर सबसे पहले बच्चा जब चीजों को देखकर अवलोकन करके सीख रहा है तो सबसे पहला उसमें तथ्य क्या होगा, एलिमेंट क्या होगा? बच्चे का अवधान या अटेंशन। तो फिर सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक होने के नाते हमें जो भी कंटेंट बच्चों के साथ में डिलीवर कर रहे हैं वह कंटेंट ऐसा होना चाहिए जो बच्चों की रुचि के अनुसार हो, जो आकर्षक हो। क्योंकि
आकर्षक होगा तो बच्चे का अवधान बनेगा, रुचि के अनुसार होगा तो बच्चे का अवधान बनेगा, वो बच्चों के स्टैंडर्ड का होगा तो बच्चों का अवधान बनेगा। तो कुल मिला के हमें ध्यान क्या रखना है कि सिखाने के दौरान जो भी शिक्षण विधि हम काम में ले रहे हैं, जो भी टीचिंग मॉडल्स काम में ले रहे हैं, सहायक सामग्री काम में ले रहे हैं, कोई भी वस्तु काम में ले रहे हैं, हमारे बोलने का तरीका, चलने का तरीका, पढ़ाने का तरीका, संपूर्ण कक्ष में शिक्षक के द्वारा की जाने वाली सारी की सारी गतिविधियां ऐसी होनी चाहिए जो आकर्षक हो, रुचिपूर्ण हो। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि बच्चे में अवधान बनेगा, और अवधान तभी बनेगा जब चीजें अच्छी होगी और रुचिपूर्ण होगी। क्या कहते हैं बांडुरा? प्रेक्षण विधि से सीखने वाले मॉडल पर ध्यान देना आवश्यक है। मॉडल या सामग्री आकर्षित होनी चाहिए ताकि बच्चों का ध्यान आकर्षित कर सकें। मॉडल का मतलब यहां पर बच्चों के सामने जो भी प्रक्षेपित हो रहा है वो सारे के सारे मॉडल हैं, चाहे वो सहायक सामग्री हो, चित्र हो, मॉडल हो, वस्तु हो, बोर्ड पे लिखी हुई सामग्री हो, शिक्षक के द्वारा बनाए गए चित्र हो, शिक्षक की बोलचाल, उसका हाव भाव, बच्चों के ऊपर जो भी व्यवहार प्रक्षेपित हो रहा है वो सारा का सारा कहलाता है मॉडल। तो ये कैसा होना चाहिए? आकर्षक होना चाहिए, रुचिपूर्ण होना चाहिए, बच्चों के स्तर का होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि इससे अवधान बनेगा, अटेंशन बनेगी, और इस प्रक्रिया में सबसे पहला तत्व होता है अवधान, वो जरूरी है। दूसरा होता है दोस्तों धारण, रिटेंशन या फिर स्मृति, चीजों को याद कर लेना या मेमोरी में लेके चले जाना। अब यहां पर क्या होता है, जब बच्चे का अवधान हुआ, अटेंशन हुआ, बच्चे का जुड़ाव बना आपके साथ, आपकी सामग्री के साथ, तो जो आपने बच्चों को कंटेंट डिलीवर किया, जो गतिविधियां सीखने सिखाने के लिए क्लास में की, वो बच्चों की स्मृति में जाएंगी, मेमोरी में जाएंगी। बच्चा उनको रिटेंशन करेगा, उनको धारण करेगा मस्तिष्क में। और किस रूप में धारण करता है? प्रतिमानों के रूप में धारण करता है, इमेजेस के रूप में धारण करता है, चित्रों के रूप में धारण करता है। देखो कैसे, जैसे पीछे बांडुरा ने फिल्म दिखाई थी बच्चों के समूह को, तो वहां पर बच्चों ने, जिन्होंने देखा कि शरारत करने पर पुरस्कार मिलता है, उन्होंने शरारत करना शुरू कर दिया। शरारत करने पर सजा होती है, उन्होंने शरारत करना बंद कर दिया। तो ये जो प्रतिमान बच्चे ने देखे मूवी में, फिल्म में, वो एज इट इज बच्चे के मस्तिष्क में चले गए और उनको व्यवहार में उसने उतार भी लिया। तो दूसरा मुख्य तत्व होता है धारण। इसमें क्या होता है? व्यक्ति व्यवहारों को अपने मस्तिष्क में प्रतिमानों के रूप में संग्रहित कर लेता है। प्रतिमान का मतलब हो गया इमेजेस, मॉडल्स के रूप में, इमेजेस के रूप में। संग्रहण का मतलब एक के बाद चीजों को ये संग्रहित करता चला जाता है। उसके बाद तीसरा होता है दोस्तों पुनः प्रस्तुतिकरण, रिप्रोडक्शन या इमिटेशन या अनुकरण। बच्चे ने सबसे पहले अवधान के द्वारा चीजों को सीखना शुरू किया, मस्तिष्क में धारण किया, नंबर 2 पे स्मृति में बनाया। जो चीजें मस्तिष्क में धारण हुई, स्मृति में बनी, अब वो व्यवहार में वापस से रिप्रेजेंट होगी, उनका पुनः प्रस्तुतिकरण होगा, वो वापस से रिप्रोडक्शन होगी, अनुकरण के रूप में बाहर उसके व्यवहार में दिखेगी। व्यक्ति द्वारा किए गए व्यवहार का पुनः प्रस्तुतिकरण करना कहलाता है पुनः प्रस्तुतिकरण, रिप्रोडक्शन या अनुकरण। तो सीखने की प्रक्रिया में ऐसा ही होता है, इसको मॉडलिंग भी कहा जाता है। देखो आप पिक्चर में भी देख पा रहे हैं मॉडलिंग। इसके बाद चौथा होता है पुनर्बलन, रीइंफोर्समेंट या अभिप्रेरणा। जो पुनः प्रस्तुतिकरण बच्चे ने किया, अगर वह अनुकूल है, उसके परिणाम सकारात्मक हैं, तो इससे बच्चे को पुनर्बलन मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा और प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। और अगर वहां पर उचित नहीं है, उसको मोटिवेशन नहीं मिला, पुनर्बलन नकारात्मक मिला, तो प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाएगी। अधिगमकर्ता में क्रिया करने की पर्याप्त इच्छा होनी चाहिए। पर्याप्त इच्छा क्यों जरूरी है? क्योंकि पर्याप्त इच्छा होगी तो पुनर्बलन मिलेगा, और पर्याप्त इच्छा नहीं होगी तो पुनर्बलन नहीं मिलेगा। और पर्याप्त इच्छा किस पर डिपेंड करती है? पुनर्बलन पर, रीइंफोर्समेंट पर। और ये कब होगा? जब उसके परिणाम, किसके परिणाम? जो बच्चे ने पुनः प्रस्तुतिकरण किया वो परिणाम उसके पक्ष में होंगे, फेवर में होंगे, तो फिर प्रक्रिया आगे चलेगी और बच्चे को पुनर्बलन मिलेगा। इस प्रकार बांडुरा के द्वारा दिए गए प्रेक्षणात्मक अधिगम सिद्धांत के 4 तत्व हैं, 4 पार्ट है, प्रोसेस इन 4 से होके गुजरती हैं। फिर से रिपीट करते हैं। सबसे पहला कौन सा? अवधान। अवधान हो गया, तो अवधान बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ऐसे प्रयास करने चाहिए जिससे बच्चों का ध्यान सीखने की प्रक्रिया में आए। दूसरा कौन सा हो गया? चीजों को धारण करना,
धारण करना या स्मृति में लाना, तो जो अवधान के द्वारा, अवधान के साथ हमने बच्चों के सामने चीजें रिप्रेजेंट की, उनको बच्चा धारण करता है अपने मस्तिष्क में। और तीसरा हो गया पुनः प्रस्तुतिकरण। किसका पुनः प्रस्तुतिकरण? जो बच्चे ने धारण किया उन चीजों का पुनः प्रस्तुतिकरण। और पुनः प्रस्तुतिकरण का परिणाम क्या होगा? या तो चीजें जैसे सीखी वैसी ही व्यवहार में आ जाएंगी, तो फिर बच्चे को क्या मिलेगा? उससे प्रेरणा मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगा, या फिर पुनर्बलन मिलेगा। और अगर वैसी की वैसी नहीं आती हैं, परिणाम उसके अनुरूप नहीं होते हैं, तो बच्चे को मोटिवेशन नहीं मिल पाएगा। इस प्रकार इन 4 प्रोसेस से बच्चा सामाजिक अधिगम को प्राप्त करता है और कक्षा कक्ष में इनको अप्लाई करता है। तो फ्रेंड्स, यहां पर इस अधिगम सिद्धांत से शैक्षिक महत्व की बात करें, कक्षा कक्षों में इससे हमने क्या फायदे होने वाले हैं इसकी बात करें, तो शॉर्ट एंड स्वीट ये हो जाएगा कि सीखने की प्रक्रिया में हमने क्या जाना? बच्चा जो चीजें देखता है उनका अनुकरण करता है, जैसा देखता है वैसा ही अनुकरण करता है। छोटे बच्चे को उचित और अनुचित का पता नहीं होता, उसका स्व नियंत्रण तंत्र छोटे बच्चे का मजबूत नहीं होता, धीरे धीरे मजबूत होता चला जाता है। तो शिक्षक होने के नाते हमें कक्षा कक्षों में सीखने की प्रक्रिया में इस तरह की चीजों को ऑर्गेनाइज करना चाहिए जो अनुकरणीय हो, जो समाज में मान्यता प्राप्त हो, जिनको अगर बच्चा अनुकरण करके सीखता है तो कहीं ना कहीं उसके सर्वांगीण विकास में वो रोल प्ले करे, अपनी महत्वपूर्ण भूमिका में हो। यही अल्बर्ट बांडुरा का अधिगम सिद्धांत सीखने की प्रक्रिया हमारे लिए सपोर्ट करता है दोस्तों। तो इतना ही है यहाँ से, जहाँ से कोई क्वेश्चन बन सकते हैं जो आपके काम का है। आज का सेशन हम यहीं बाइंड अप करते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में एक नए अधिगम सिद्धांत के साथ।